अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है, जो नया स्टार्ट किया है, वो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ है। तो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ जितनी भी आपकी वेव से रिलेटेड है, एक तो बात याद रखनी है, या स्टेनोसिस होती है या रेजिटेशन होती है। तो हर 4 वेव्स हैं, तो दैट मीन्स कि हमने कोई 8 वीडियोज़, या कोशिश करूँगा कि जो राइट साइडेड की वेव्स हैं, उन पे मैं एक ही वीडियो बना दूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली वो माइट्रल स्टीनोसिस है। सबसे पहले तो मैं स्टीनोसिस और रेजिटेशन के बारे में जो है वो कंसेप्ट जो है वो एक दूर कर दूं कि व्हाट इज रेजिटेशन एंड व्हाट इज स्टीनोसिस। तो स्टीनोसिस जहां भी मतलब आ जाए तो आपने क्विकली एज्यूम कर लेना है कि यहाँ पर हम तंगी की बात कर रहे हैं, नैरोइंग ऑफ द एनीथिंग। जहां भी स्टीनोसिस, अब जो स्टीनोसिस वेसल की भी हो सकती है, वो किसी भी चीज की स्टीनोसिस हो सकती है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है, ठीक है, और इसने ये फॉर एग्जाम्पल ये फुली क्लोज्ड है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है, ठीक है। क्यों गैप आ जाता है? वो इस वजह से आ जाता है कि ये ड्यू टू एनी रीजन आपकी जो जो वेव्स हैं वो कैल्सिफाइड हो जाती हैं, या तो आपकी फाइब्रोसिस हो जाती है इनकी वेव्स की, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि इनकी एटियोलॉजी क्या है, डिफरेंट एटियोलॉजी है डिफरेंट वेव्स की, ठीक है। लेकिन एक मोस्ट कॉमन है, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा यहाँ समझाने का मतलब ये है कि व्हाट इज स्टीनोसिस। तो स्टीनोसिस की डेफिनेशन ये है, ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरवर्ड फ्लो, ठीक है। अब जब ब्लड यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ अगेन, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये नॉर्मल ओपनिंग थी, ठीक है, माइट्रल वेल की। अब जब वेल कैल्सिफाइड हो जाती है या फाइब्रोसिस हो जाती है उसकी, तो यही वेल क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल ये नैरो हो जाएगी, ठीक है, ये नैरो होगी। ब्लड तो लीक होना है लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेकिन यहाँ पर फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड फ्लो आ जाएगी। जब लेफ्ट आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से बड़ा कम ब्लड जो है वो हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक बात याद रखनी है हमेशा से, वो ये याद रखनी है कि आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि जब लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, अबाउट 70 टू 80% ब्लड फ्लो है वो पैसिव होता है, मतलब उसको आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड ही नहीं होती। जो रिमेनिंग 20% होता है या 30% होता है, उसको रिक्वायर्ड होती है आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर आर्टेरिया को कोई मसला भी आ जाए, या आप क्या लिख सकते हो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मसला आ जाए, तो उसमें परेशानी की इतनी बात नहीं है। लेकिन जारी बात, अगर वेंट्रिकल में ऐसा कोई मसला आ जाए तो दैट मीन्स कि वो एक बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि उसने हमारी बॉडी को सप्लाई करना होता है। तो दैट डजंट मीन कि अगर लेफ्ट आर्टरिया जो है, अगर वो पंप उसकी पंपिंग एबिलिटी कम हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं होता, वो 70 टू 80% वैसे भी आपको दे रहा है। अच्छा, अब ये जो ब्लड है बेसिकली होता क्या है, ये फॉरवर्ड फ्लो की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड फ्लो की वजह से आगे नहीं जा पाता, इसको हम स्टीनोसिस कहते हैं, ठीक है। अब रिजर्टेशन की बात करते हैं, तो मैं माइट्रल वेल की ही बात ले लेता हूँ। अब माइट्रल वेल में क्या होता है, रिजर्टेशन का मतलब क्या है, आपने बात याद रखनी है। रिजर्टेशन आर से स्टार्ट होता है और आर से बनता है रिवर्स, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो आपका ब्लड है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेन चैम्बर वो लीक आउट होता है पिछले चैम्बर में। अब इसमें होता क्या है, ये माइट्रल वेल थी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कॉर्डाई टेंडनाई होते हैं, ठीक है। ड्यू टू एनी रीजन, हम वो बाद में पढ़ेंगे रिजर्टेशन, माइट्रल रिजर्टेशन की क्या रीजन होती हैं क्या नहीं, ड्यू टू एनी रीजन। ये आपके फॉर एग्जाम्पल चलो एक रीजन ले लेते हैं हम, इस्कीमिया हो गया हमें, स्कीमिया हो गया, तो ये जो बेस है ये वीक होगी। जब ये वीक हो जाएगी तो ये जो कॉर्डे टंडने की एबिलिटी है ये क्लोज करने की वेल को, ये लॉस हो जाएगी। जब ये लॉस हो जाएगी होगा क्या कि जब ये लॉस हो जाएगी, ये जो फ्लैप्स हैं, ये जो लीफलेट्स हैं, ये कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, ये सही से बंद नहीं हो पाएंगे। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगी होगा क्या कि यहाँ से जो ब्लड है वो रिवर्स बैक होगा इनटू लेफ्ट आर्टरिया। इसी तरह राइट चैम्बर की भी बात है, लेकिन हम मोस्टली जब समझाने की बात करते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो हैं या मोस्ट ऑफ द जो भी हैं जो भी समझाते हैं वो लेफ्ट आर्टरिया या लेफ्ट वेंट्रिकल या सिंपली लेफ्ट हार्ट की ही बात करते हैं। तो समझ आ गई व्हाट इज स्टीनोसिस एंड व्हाट इज रिजर्टेशन। ये मेन कंसेप्ट था, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज रिजर्टेशन एंड व्हाट इज स्टीनोसिस, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो मेन वीडियो है उसकी तरफ, व्हाट इज माइट्रल स्टीनोसिस। तो माइट्रल स्टीनोसिस स्टीनोसिस आपको पता चल गया। तो ये किस तरफ की डिजीज हुई है, लेफ्ट हार्ट की डिजीज हुई है। इसमें होता ये है कि आपका लेफ्ट आर्टरिया जो है वो अपना ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर नैरोइंग ऑफ द फ्लैप्स, या आप कह सकते हो कि बहुत ही उसका जो एरिया होता है, ओरिफाइस होता है, वेल ओरिफाइस होता है, वो बहुत छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ओरिफाइस, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पाता, या आप कह सकते हैं कि वो लीक या वो फिल नहीं हो पाती वेंट्रिकल एज अ नॉर्मल इन कंडीशन। तो सबसे पहले एटियोलॉजी में आ जाओ, तो व्हाट आर द एटियोलॉजीज ऑफ द माइट्रल स्टीनोसिस। तो सबसे पहले आपने जो याद रखनी है
वो एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऑलमोस्ट ऑल mitral stenosis इज ड्यू टू rheumatic heart disease. Almost all. आप यूं कह सकते हो कि 90% of the patient that comes with mitral stenosis symptoms have rheumatic heart disease in past or maybe in carrying in present. ठीक है, ऑलमोस्ट की बात दैट मीन्स कि 90% हम ले लेते हैं. ठीक है, rheumatic heart disease. उसके बाद आ जाओ, at least 50% of the patient have a history of rheumatic fever. ठीक है, 50% जो पेशेंट है उनको rheumatic fever होता है, RF. ठीक है, अब इसमें जेंडर इक्विवेलेंस क्या है, ये मोर इन वुमेन होता है देन मैन. किस रेशो से, इसकी रेशो जो है वो 2/3 केस में. फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर रहे हैं तो 2/3, अगर हम बात करें 3:1, तो यूं कह सकते हो कि ये 3 वुमेन 3 होंगी और मैन में 1 होगा. ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो इसकी इटियोलॉजी और कौन कौन सी हो सकती है. इसकी इटियोलॉजी हो सकती है रेयर कॉजेज ऑफ द mitral stenosis में बी कंजेनाइटल. ठीक है, कंजेनाइटल जो होती हैं वो बर्थली डिफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन की वजह से भी हो सकते हैं. ठीक है, एज वी सी इन के अगर एक बंदे को बार बार र्यूमेटिक हार्ट डिजीज या र्यूमेटिक फीवर के अटैक्स हो रहे हैं तो दैट विल लीड टू द कैल्सिफिकेशन ऑफ द mitral veins और any veins. ठीक है, लेकिन मोर कॉमनली इन mitral vein में होता है. ठीक है, उसके बाद फाइब्रोसिस हो सकती है. ठीक है, कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस. ठीक है, और सिनाइल यानी कि बूढ़े लोगों में हमें देखने को मिलता है. ठीक है, उसके बाद ल्यूटम बास्टर्ड सिंड्रोम, मोस्ट इंपॉर्टेंट. देखो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा नेवर यूज वन बुक फॉर रीडिंग. ठीक है, आप एक टॉपिक को, आपकी एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए. ठीक है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक आपने पिक कर ली अपने हिसाब से, उसकी वर्डिंग आपको इजी समझ आ रही थी, उसमें टॉपिक्स अच्छे थे. लेकिन रिमेंबर कि कोई भी बुक आपको 100% इन्फॉर्मेशन नहीं देती. तो इसलिए जरूरी है कि आपने जो वो अपनी बुक यूज की, ठीक है, वो कर ली आपने, वहां से आपने अपना टॉपिक भी प्रिपेयर कर लिया. ठीक है, लेकिन उसके बाद आप एक सेकेंड बुक यूज करो, एक मेजर बुक यूज करो. उससे आप ना पढ़ो, टॉपिक ना करो, आप यूज वही करो जो आपको अच्छी लगती है या आपको समझ आती है उस टॉपिक की, उस बुक से. लेकिन आपने एक अच्छे रिव्यू बुक से या अच्छी किसी और मेजर बुक से उस टॉपिक को सिर्फ थ्रू आउट करना है. ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको नई चीजें पता लगेगी. दैट मीन्स कि जो मैं अभी करवाने लगा हूँ ल्यूटम बास्टर्ड सिंड्रोम, ये जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, I use this book for my preparation, but I can't see any word. तो जब मैंने ये वर्ड सुना तो ये बेसिकली मेरे लिए न्यू वर्ड था जब मैंने किसी और बुक को रिव्यू किया. ठीक है, तो जब मैंने देखा कि यार इस बुक में तो ये कुछ और भी बता रहा है, तो दैट मीन्स के आपको जो है हर बुक से रिव्यू, एक नहीं 2 बुक से एटलीस्ट आपको गो थ्रू होना चाहिए. एक आपकी स्टैंडर्ड बुक होगी जहाँ से आपने जो अपना प्रिपेयर किया, और एक आपने सिर्फ उसको स्टडी रीड आउट करने के लिए आपने देखा था कि जो चीज़ मिसिंग है आपकी बुक में वो वहाँ से कवर हो जाए. ठीक है, तो ल्यूटम बास्टर्ड सिंड्रोम है, ल्यूटम बास्टर्ड नहीं, ल्यूटम बेचर सिंड्रोम है. बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें तो ये कंपोनेंट ऑफ 2 होता है. ये आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं इसमें, और इसमें एक्वायर्ड mitral stenosis होती है. तो ल्यूटम बचट सिंड्रोम जो है ये अपने याद रख लेना एटियोलॉजी में. ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो कैर्सिनॉइड सिंड्रोम. अच्छा, कैर्सिनॉइड सिंड्रोम जो है बेसिकली आपका ये जीआईटी से सिंड्रोम होता है. बेसिकली ये सेरोटोनिन को रिलीज करता है जो कि कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस ऑफ द वेव्स कर देता है. ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यार कैर्सिनॉइड सिंड्रोम आया कि लेफ्ट साइडेड पर और राइट साइडेड पर दोनों इक्वल क्रिएट करता है. तो मेरा आंसर है नो. व्हाई? ये कैर्सिनॉइड सिंड्रोम जो है बड़ा रेयर है ऑन लेफ्ट साइडेड. ठीक है, क्यों? सेरोटोनिन जो है बेसिकली जब जीआईटी से रिलीज होगा, इसका एक मैकेनिज्म है. देखो हर चीज, कुदरत ने हर चीज में राज छुपा रखा है. ये राइट साइडेड पर ज्यादा होता है, ये राइट साइडेड हार्ट की वेव को ज्यादा डैमेज करता है. क्यों? वो इसलिए, फॉर एग्जांपल ये जो सेरोटोनिन है ना, सेरोटोनिन ये जीआईटी से जब सर्कुलेशन में आएगा, ये जाएगा इंफीरियर लीवर में, लीवर से इंफीरियर वेना केवा से आएगा ये राइट हार्ट में, राइट हार्ट में आएगा, राइट हार्ट से राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट आर्टरिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से आगे फिर ये जाएगा लंग्स में. लंग्स में बेसिकली इस सेरोटोनिन का जो है एक एंजाइम होता है जो कि इस सेरोटोनिन को इनहिबिट कर देता है. तो जब ये सेरोटोनिन इनहिबिट हो जाएगा, दैट मींस कि ये तो लेफ्ट साइडेड पर जाएगा ही नहीं. देखो ना, लंग से आगे ब्लड पंप होना है लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड ने आगे हमारी बॉडी को सप्लाई करना है. तो कार्सिनोइड सिंड्रोम रेयर है. क्यों रेयर है वो मैंने यहाँ पर बता दिया, क्यों रेयर है. तो ये राइट हार्ट की जो वेव्स हैं उनको ज्यादा डैमेज करता है अगर किसी को कार्सिनोइड सिंड्रोम है. इट इज अ सिंड्रोम. ठीक है, कार्सिनोइड एक कह सकते हो कि ट्यूमर में होता है जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है ज्यादा, दैट विल लीड्स टू कार्सिनोइड सिंड्रोम. और कार्सिनोइड सिंड्रोम जो है वो बेसिकली फाइब्रोसिस ऑफ द और फाइब्रोसिस या कैल्सिफिक काज कर सकता है. ठीक है, अब आ जाओ तो ये थी एटियोलॉजीज, और मैंने हर एटियोलॉजी है बेसिकली वो बड़ी इंपॉर्टेंटली और एक सिंपल वे में जो मेरा मकसद था समझाने का
वो मैंने समझा दी। होप सो यू विल फाइंड इजी दिस कंसेप्ट ऑफ एटियोलॉजी। ठीक है, अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है? पैथोफिजियोलॉजी यार वही है, मैं इसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं जाने वाला। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है यार, सीधी सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन फॉरवर्ड फ्लो। इतनी सी याद रख लो कि भाई आर्टरिया से जो है वेंट्रिकल में ब्लड आ ही नहीं रहा। ठीक है, आर्टरिया से जो है वेंट्रिकल में ब्लड आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें आपने नहीं जाना कि भाई इतनी लंबी पैथोफिजियोलॉजी, इससे अच्छा था कि आप जो जिसने पैथोलॉजी पढ़ी हुई है ना उसके लिए इजी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी हुई तो उसके लिए सिर्फ इतना इतना याद रखने की जरूरत है कि इट इज अ डिजीज ऑफ फॉरवर्ड ऑब्स्ट्रक्शन फ्लो। ठीक है, सिर्फ सिंपल इतनी सी बात याद रख लो। और अगर किसी ने पढ़ना भी है तो आप इंटरनल मेडिसिन की बुक में उसमें पैथोफिजियोलॉजी पूरी दी हुई है इसकी, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी में और मेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये मेटरल स्टेनोसिस की पैथोफिजियोलॉजी तो आपने समझ ली, लेकिन इसमें आर्टरियल लेफ्ट आर्टरियल डायलेशन भी हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियल डायलेशन हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है कि ये हमारा आर्टरिया है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है। जब यहाँ से ब्लड आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा, तो पीछे से लंग्स ने तो ब्लड देते रहना है। ठीक है, यहाँ से बड़ा कम ब्लड आएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, जो आपका लेफ्ट आर्टरिया है वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्टरियम डायलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैंने पैथोफिजियोलॉजी आपको करवा दी। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद होगा कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। कैसे होगा भाई? सीधी सी बात है, जब यहाँ पर एक प्रेशर, जहाँ यहाँ पर वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है ब्लड का, जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा क्या होगा कि ये बैकवर्ड प्रेशर डालेगा। किन में? लंग्स में आ रहा है, लंग कंजेशन काज करेगा। उसके बाद क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी लंग्स में, दैट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, दूसरी बात, पैथोफिजियोलॉजी मैंने स्टेनोसिस की सिंपल वर्ड में बता दी, लेफ्ट आर्टरी की बता दी कैसे होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की बता दी कैसे होता है। अब आ तीसरी बात। तीसरी बात ये है कि एट्रियल फिब्रिलेशन इनमें मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है यार? देखो, ये हमारा पहले था नॉर्मल आर्टरिया, ये आर्टरिया मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, नॉर्मल साइज का। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ कि ये डायलेशन की वजह से बड़ा हो गया है। ठीक है, डायलेशन की वजह से बड़ा हो गया है। ठीक है, अब जब वेव ऑफ इम्पल्स आएगी वो क्या करेगी? वो एक तो जब जाहिर बात है इसके मसल जो है वो बड़े हो गए हैं, वो वेव ऑफ इम्पल्स जब आएगी तो ये यहाँ से री एंट्री सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये घूमकर दोबारा जब इधर आएगा तो एक वेव यहाँ से आ रही है, ये घूमकर जब आएगा ये दूसरी वेव, ये मिक्सअप हो गई, ये क्या करेंगे? ये सम अप हो जाएंगे। तो ये जो एक वेव आएगी ये आती रहेगी, और ये जो दूसरी वेव है ये दोबारा दोबारा घूम घूम कर इसको मल्टीपल क्या करेगी? मल्टीपल वेव देती रहेगी। हो गया क्या? फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ लो कि आपका जो आर्टरी है वो 2 to 3 टाइम बीट करेगा एट अ टाइम, और जो आपका वेंट्रिकल है वो 1 टाइम नॉर्मल, क्योंकि वेंट्रिकल तो कुछ नहीं ना होगा, तो आपका जो वेंट्रिकल है वो ज्यादा बीट करेगा। तो हमें क्या नजर आएगा? हमें ईसीजी पर ये नजर आएगा, ये आपकी पी वेव्स है और एक क्यूरेक कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी पी वेव है, और कितनी पी वेव है मैंने कुछ ज्यादा ही बना दी है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, क्यूरेस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, पी वेव रिप्रेजेंट करती है आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन को। तो दैट मीन्स कि यहाँ 1 पी वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ। तो ये आप जब ईसीजी देखोगे एट्रियल फिब्रिलेशन की, तो आपको वहाँ पर नजर आएंगे कि आपको फिब्रिलेटरी लाइन नजर आएंगी और क्यूरेस कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आपको क्या देखने को मिलता है? आर्टरियल फिब्रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। अब थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होगा? थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लड आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी। जब एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगी क्या होगा कि वो एक स्टेसिस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड जो रुका रह जाएगा। तो जब ब्लड रुक जाए तो उसकी एक कंडीशन होती है कि वो कोएगुलेट होना शुरू हो जाता है, दैट विल लीड टू थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। सिस्टेमिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि पीछे तो ये जाएगा नहीं, ये आगे आएगा, क्योंकि पीछे इसकी बड़ी स्मॉल सी वेसल्स हैं, ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, आना इसने आ गई है, जब ये आगे आएगा तो ये सिस्टम में आ जाएगा। अब जब सिस्टम में आ जाएगा तो ये किसी भी चीज को इन्फेक्ट कर देगा, इस्कीमिक कर देगा, ये रीनल आर्टरी को इस्कीमिया दे देगा, ये जीआईटी को इस्कीमिया दे देगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको ट्रांस इस्कीमिक अटैक दे देगा। ठीक है, आपको स्ट्रोक दे देगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक कौन से होते हैं? ये लेस देन 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने ग्रेटर देन कर दिया, लेस देन 24 आवर होता है। और स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली मोर देन 24 आवर होता है। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जो है बेसिकली इन पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। ये मैंने आपको बड़ा क्लियर वे में पैथोफिजियोलॉजी करवा दी है। तो व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैटरल स्टेनोसिस अलोंग विद एसोसिएटेड विद सेकेंडरी डिजीजेस, और मैं कह सकते हो कि सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया, और अब आ जाओ क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है,
सॉरी अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही किसी को, लेकिन मैं बोल जरूर रहा हूँ क्योंकि मैं पैड यूज कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है लिखने में, तो वो मैं सिंपली लिख रहा हूँ व्हाट इज, तो अगर समझ नहीं आ रही तो माजरत। ठीक है, तो सिम्टम क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले सिम्टम्स याद हो, सिम्टम्स एक्सर्शनल डिस्निया। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल डिस्निया क्यों होता है, देखो ना भाई, लेफ्ट आर्टरिया से जब ब्लड बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी में, पल्मोनरी लंग्स में, तो वहां पर कंजेशन होगी। जब कंजेशन होगी तो वो जो एक्सचेंजिंग ऑफ एयर बिटवीन लंग्स एंड वेस्कुलेचर है वो नहीं हो पाएगा। तो जब भी कभी बंदा कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा उसको डिज्नी हो जाएगा, दैट विल लीड टू एक्सर्शनल डिज्निया। इन पेशेंट में ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ हेमोप्टासिस। व्हाट इज हेमोप्टासिस, सबको पता है कि खून की उल्टी आना, खून उल्टी नहीं आना, बेसिकली ये आपका जब लंग कंजेशन हो जाता है तो वहां पर आपकी जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज हो जाती हैं तो जब आप खांसी करते हो तो आपको हेमोप्टासिस जो है वो दिखने को मिलती है, मतलब खून बलगम, जो आप बलगम कहते हो ना, उसमें आपको खून नजर आता है हल्का सा, तो ये हेमोप्टासिस हम कहते हैं। हेमेटोमेसिस खून की उल्टी होता है, और हेमोप्टासिस जो है वो बेसिकली आपकी जो बलगम है उसमें खून नजर आना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ चेस्ट पेन। जिसकी चेस्ट पेन है वो बेसिकली अंजाइना लाइक होती है। ठीक है, क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि जो, अगर तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन पेशेंट में क्रिएट हो जाए ना, या डेवलप हो जाए, तो दैट विल लीड टू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो एक बात याद रखना कि जब भी अगर कोई पेशेंट आपके पास है, तो अगर वो कह रहा है कि मुझे चेस्ट पेन भी हो रही है इन सिम्टम्स के साथ, तो आपने आपने समझ लेना है, एज्यूम कर लेना। देखो, एक होता है अर्ली ऑन डायग्नोज करना, ठीक है, अभी आपने वो पक्का नहीं हुए हो, अभी आपने कंफर्म डायग्नोज नहीं किया, लेकिन आपने उसकी ऑन गोइंग जो करंट सिम्टम्स है उनको देखते हुए आपने अर्ली डायग्नोज किया, ठीक है, बाद में टेस्टिंग वगैरह बात की बात है। तो जब उसने कह दिया कि भाई मुझे चेस्ट पेन भी हो रहा है, एंजाइना लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, तो दैट मींस तो उसकी जो माइट्रल स्टेनोसिस की जो डिजीज है वो सीवियर है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको एक्यूट माइट्रल स्टेनोसिस में देखने को नहीं मिलता, ये आपको देखने को मिलता है सीवियर में। तो जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा तो दैट मींस कि उसको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी भी हो जाएगी, सेकेंडरी टू पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो पाल्पिटेशंस। व्हाट आर पाल्पिटेशंस, उर्दू में हम इसको घबराहट का नाम देते हैं, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है गर्मी में। ठीक है, जब फीवर होता है ना तब भी पाल्पिटेशन होती है, तो उनको घबराहट कहते हैं। मोस्टली जो आप टैकीकार्डिया की एक काज फीवर भी है, तो जब आपको गर्मी लगती है, आपका टेम्परेचर हाई होता है ना, तो आपको पाल्पिटेशन फील होती है। पाल्पिटेशन में कौन आ जाएगा, सिंपल, ओनली वन एंड ओनली वन, एट्रियल फिब्रिलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन है। ठीक है, सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन ये आ गया, मैंने बता दिया कैसे बनता है सिस्टमिक एम्बोलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद राइट हार्ट फेलियर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो हॉर्सनेस, हॉर्सनेस एंड डिस्फेगिया। अब जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ उसमें सिर्फ हॉर्सनेस की बात की हुई है, डिस्फेगिया की बात नहीं की हुई। क्यों हॉर्सनेस क्यों होता है भाई, देखो लेफ्ट आर्टरिया जो है जब वो डायलेट हो जाता है, उससे क्या होता है कि जब डायलेशन होती है उसके पीछे से आपकी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है, वो दब जाती है। जब वो दब जाएगी तो आपको हॉर्सनेस, आपकी आवाज में हॉर्सनेस क्रिएट हो जाएगी। लेफ्ट आर्टरिया के बिल्कुल पीछे आपका एसोफेगस गुजर आता है। ठीक है, जब लेफ्ट आर्टरिया डायलेट हो जाएगा, वो दबाव डालेगा एसोफेगस पे, तो आपको डिस्फेगिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये इतना मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये बड़ी रेयर प्रॉब्लम है। इसको आप अगर, हर इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, लेकिन अगर आप नहीं याद रखना चाहते कि भाई इसकी डिसफेगिया भी होता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भाई लेफ्ट आर्टरी अगर डायलेट हो गया तो क्या क्या उसकी आउटकम्स हो सकती हैं। तो मैंने बता दी हॉर्सनेस डिसफेगिया। ठीक है, अब माइट्रल स्टेनोसिस की असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या है कि ये ओरिफाइस इसका कितने सेंटीमीटर में ये डिजीज माइल्ड होगी, नॉर्मल होगी, मॉडरेट होगी, सीवियर होगी। ठीक है, तो मिनिमल में देखो सिम्टम्स कुछ भी नहीं होती। ठीक है, माइल्ड अगर की बात करें, माइल्ड स्टेनोसिस की बात करें, तो माइल्ड एमएस में क्या होता है, माइल्ड एमएस में जो आपका जो ओरिफाइस है वो 1.4 टू 2.5 सेंटीमीटर स्केयर होता है। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट में आ जाओ, तो मॉडरेट में जो है वो 1.0 टू 1.4 सेंटीमीटर स्केयर होता है। ठीक है, और अगर हम स्फीयर की बात करें, तो स्फीयर में क्या होता है, ये लेस देन 1.0 सेंटीमीटर स्केयर होता है। और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन along with the pulmonary hypertension, तो ये लेस देन 1.1 सेंटीमीटर स्केयर होता है, प्लस राइट वेंट्रिकल फेलियर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, hope so you will find these clinical features and staging and or assessment of the mitral stenosis। ठीक है, अब आ जाओ ऑन एग्जामिनेशन, हमें एग्जामिनेशन में क्या क्या मिलता है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन सबसे पहले हमने इंस्पेक्शन करनी है।
इंस्पेक्शन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। अगर फीमेल होगी तो भाई सिंपल सी बात है, फीमेल जो है अगर मेल डॉक्टर है वो अलाउ नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये अपने अपने जो एथिक्स हैं, एथिक रूल्स को अप्लाई करना होता है पेशेंट टू पेशेंट, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। तो ऑन एग्जामिनेशन अब इंस्पेक्शन से क्या होगा, आपको लेफ्ट पैरास्टर्नल पल्सेशन फील होगी, लेफ्ट पैरास्टर्नल पल्सेशन फील होगी ड्यू टू द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी ना, तो उसमें आपको लेफ्ट पैरास्टर्नल पल्सेशन, पल्सेशन को आप यूं कह लो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी देखा हो, अगर आपने अपने दिल की तरफ देखा हो, ठीक है, जब आप कभी भी क्लोथिंग वगैरह चेंज करते हो तो आपको थोड़ी सी ना आपकी जो ये चेस्ट है ये आपको बाहर हार्ट बीट के साथ ना बाहर बल्जिंग होती नजर आएगी, अगर हमने कभी गौर किया, ये गौर करने से नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो पल्सेशन नजर आती है इंस्पेक्शन के दौरान, ये हमें लेफ्ट पैरास्टर्नल में थोड़ी सी ये जो हमें पल्सेशन फील्स होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो एपेक्स बीट क्या है। अच्छा, एपेक्स बीट होती है, एपेक्स बीट हमें पाल्पेट करते हैं हम इसको, ये आउटर एंड मोस्ट आउटवर्ड पार्ट ऑफ द हार्ट है जिसको हम पाल्पेट करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये बेसिकली आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सबसे निचला पार्ट होता है ना, ठीक है, और आउटर मोस्ट, उसको हम एपेक्स बीट कहते हैं, आउटर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है, इसको हम एपेक्स कहते हैं। और बीट जो हमें वो पाल्पेट हो रही है तो इसको हम एपेक्स बीट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसकी नेचर क्या है, एपेक्स बीट इज नॉट डिस्प्लेड, ये नॉर्मली अपनी पोजीशन पे होती है, ठीक है, बस लेकिन इसकी नेचर क्या होती है, इसकी टैपिंग नेचर होती है। अब एपेक्स बीट तीन तरह की होती है, टैपिंग नेचर, हीविंग इन नेचर एंड थ्रस्टिंग इन नेचर। जो टैपिंग है ये बिल्कुल सॉफ्ट सी होती है, ठीक है। ये यूं कह लो कि आपने अपने हाथों से ताली बजाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने माइक्रोफोन के सामने थोड़ा सा अगर आवाज आ रही होगी, मेरा निकल के आपको आवाज आ रही होगी, चलो छोड़ो इसको। ये टैपिंग इस तरह से होती है कि लो सिस्टली की वजह से होती है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो मे बिकम पाल्पेबल, सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड की वजह से जो है वो आपको सुनाई देती है टैपिंग एपेक्स बीट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो अस्कल्टेशन पे आपको देखो, पाल्पिटेशन में सिर्फ पाल्पेशन में आपको सिर्फ एपेक्स बीट की जरूरत है और इस औरों की तरफ और पॉइंट्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अस्कल्टेशन में आपको क्या सुनने को मिलता है, आपको लाउड S1, रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, लाउड S1 आपको उसी वक्त सुनाई देगा जब आपकी जो वेव्स हैं, जो माइट्रल वेव्स हैं वो मूवेबल होगी, दैट मीन्स कि वो जो वेव्स हैं वो ज्यादा कैल्सिफाइड नहीं होंगी, कम होंगी, ताकि वो मूवेबल होती, ताकि वो मूवेबल हो। इन स्फीयर माइट्रल स्टेनोसिस आपको नो S1 इन स्फीयर MS, क्यों, क्योंकि वो स्टीनोज हो जाती हैं, वो बंद ही नहीं हो पाती। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब आपकी वेव्स क्लोज होती हैं। देखो ना, मैं अगर ताली बजाता हूँ तो आवाज प्रोड्यूस होती है। एक बात याद रखनी है कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है S1 या S2 वो तब प्रोड्यूस होता है जब वेव्स क्लोज होती हैं, जब वेव्स ओपन होती हैं तब कोई साउंड नहीं होता। आप आजमा कर देख सकते हैं, आप दोनों हाथों को क्लैप करें तो जब ये आपके हाथ क्लोज होते हैं तब साउंड होता है, जब आप यही हाथों को अपार्ट करेंगे तो कोई साउंड नहीं नजर सुनाई देगा, ठीक है। तो S1 लाउड ऑन एक्यूट मैटरल स्टेनोसिस, बट नो S1 इज हियर इन सीवियर मैटरल स्टेनोसिस बिकॉज ऑफ कि आपकी जो वेव्स हैं वो स्टीनोज हो चुकी हैं, एक जगह पर अटक चुकी हैं, वो बंद नहीं होंगी। तो जब वो बंद नहीं होंगी तो आपको जो है साउंड सुनाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो एडेड साउंड आपको सुनने को मिलता है, एडेड साउंड, व्हाट इज एडेड साउंड, एडेड साउंड कौन सा हो सकता है, एडेड साउंड जो है वो ओपनिंग स्नैप हो सकता है, ठीक है। ओपनिंग स्नैप जो है वो आपको सुनाई देता है। उसके बाद आ जाओ तो आपको मरमर सुनाई देता है, विच काइंड ऑफ मरमर, आपको जो सुनाई देता है वो बेसिकली मिड डायस्टोलिक मरमर। एक बात हमेशा याद रखनी है कि S1 और S2 के दरमियान जो एरिया है वो सिस्टली एरिया होता है, ठीक है। S2 के बाद जो है वो आपको जो एरिया वो डायस्टली होता है और वो मिड डायस्टोलिक मरमर डिक्रेसेंडो क्रीसेंडो इन नेचर आपको सुनाई देगा विद ओपनिंग स्नैप, ठीक है। अब ये ओपनिंग स्नैप क्या है, बेसिकली दिस अकर ड्यूरिंग फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ द वेल बाय रेज प्रेशर इन द लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। जब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड बनता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, तो जब ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो ज्यादा प्रेशर के साथ जो है वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर जब क्रिएट होगा वो एक ओपनिंग साउंड सुनाई देगा राइट आफ्टर S2, ठीक है। तो ये S1 है, ये S2 है, और यहाँ पर आपको जो है ओपनिंग स्नैप सुनाई देगा और आगे आपको एक मरमर सुनाई देगा, उसकी मैं आगे बताता हूँ कि किस तरह का मरमर जो है आपको सुनाई देगा, ठीक है। अगर जनरल फीचर्स की बात करें, जनरल एग्जामिनेशन, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको मलर राश नजर आएगा, ठीक है। ये जो चीक्स होते हैं ना ये आपको रेडिश नजर आएंगे पेशेंट के, ठीक है, क्यों, जो है पिंकिश टू पर्पल कलर नजर आएंगे।
पिंकिश टू पर्पल कलर, क्योंकि वो उन तरह उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। क्यों नहीं मिल रही होती? क्योंकि लो कार्डिक आउटपुट होता है। जब लो कार्डिक आउटपुट होता है तो दैट मीन्स कि जो आपकी ऑक्सीजन डिमांड टू द टिश्यू है वो रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आपको जो चीक्स हैं वो पिंकिश टू पर्पल नजर आते हैं। पल्स, व्हाट इज पल्स वॉल्यूम? तो पल्स कैसी होगी? तो पल्स भाई जारी बात है लो इन वॉल्यूम होगी। पल्स का रिलेटेड रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन टू कार्डिक आउटपुट है। जब कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि पल्स भी ज्यादा होगी, जब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो पल्स भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्यों कार्डिक आउटपुट कम होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ नहीं रहा, दैट मीन्स कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है। तो जब वो डिक्रीज हो गया, फॉर एग्जाम्पल 140 था पहले, अब ये डिक्रीज होकर 100 पर आ गया है, ठीक है। और जब 100 पे आ गया है तो हमेशा बात याद रखना कि इसमें से आधा जाता होता है, क्योंकि जब आप फिजियोलॉजी पढ़े थे तो आपको पता होना चाहिए था कि एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, तो वो 70% था। और कार्डिक आउटपुट कितना था? 70 ml आउट ऑफ 140 ml। तो डेट मीन्स के 100 में से 50 जाएगा, 50 पीछे रह गया, ये बहुत कम गया है, ठीक है। तो लो इन वॉल्यूम होती है पल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो आपको जेवी पे क्या नजर आएगा, ठीक है। जो आपको ए वेव जो है वो प्रोमिनेंट नजर आएगी, प्रोमिनेंट ए वेव। क्यों? भाई आपका जो आर्टरिया है वो डायलेट हो चुका है, ठीक है। राइट आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है आपको जो ऑन जेवीपी देयर विल बी अ प्रोमिनेंट ए वेव, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो असेसमेंट ऑफ सिविरिटी हमने कैसे देखना है? तो सिंपल सी बात है, हमने इसको असेस कैसे करना है? सबसे पहली बात कि अगर तो आपका साउंड है, सिविरिटी अगर हम चेक करनी है ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस, ठीक है। तो इस सिविरिटी में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अगर सीवियर हो गया है तो उसमें आपको जो S1 है वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ओपनिंग स्नैप जो है वो क्लोजर टू द S2 हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये S1 था, ये S2 है, ये एक्यूट थी, लेकिन ओपनिंग स्नैप दूर था। अब सिविरिटी में क्या होगा? ये जो ओपनिंग स्नैप है ये बिल्कुल पास आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कैसे, लबडब यूं, लबडब ये, ठीक है, ये ओपनिंग स्नैप था, लबडब, ठीक है, ये ओपनिंग स्नैप था, लबडब, ये ओपनिंग स्नैप था डिले के साथ। अब अगर मैं यूं करूं, लबडब लबडब, दैट मीन्स कि ओपनिंग स्नैप से ओपनिंग स्नैप जो है वो क्लोजर टू द S2 है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ, ये एक्यूट स्टीनोसिस में ऐसे होता है, लबडब, ठीक है। सीवियर स्टीनोसिस में क्या होगा? लबडब लबडब, ये ओपनिंग स्नैप, ठीक है। S2 के बिल्कुल क्लोज हो जाएगा ओपनिंग स्नैप, ठीक है। ओपनिंग स्नैप के बाद जो आपको मर्मर सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड मिड डायस्टोलिक मर्मर। दैट इज मिड डायस्टोलिक मर्मर। क्यों है? डायस्टोल यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, तो ओपनिंग स्नैप आ गया, ये अब मिड ऑफ डायस्टोल आ गया, ठीक है। उसके बाद S1 दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। S1 ये आपका जितना भी एरिया है वो सिस्टोलिक सिस्टोलिक एरिया है, ठीक है। अब इसकी जो नेचर है वो डिक्रेसेंडो क्रीसेंडो नेचर होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यूं जाएगा, ठीक है, ये यूं जाएगा और ये आगे से क्रीसेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्रीसेंडेशन है इसको हम बेसिकली प्री सिस्टोलिक असेंचुएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप मिट्रल स्टीनोसिस के अगर केस आएंगे आपके पास तो आपको ये केस में आपको हाईलाइट किया होगा कि उसको उसमें जब हमने उसको अस्कल्टेट किया तो सॉफ्ट हार्ट साउंड था, S1 सॉफ्ट था विद ओपनिंग स्नैप राइट आफ्टर S2, ठीक है। जो मर्मर हमने सुनाई दिया वो मिड डायस्टोलिक मर्मर अलोंग विद प्री सिस्टोलिक असेंचुएशन, दैट मींस सिंपली इज दैट कि वो मिट्रल स्टीनोसिस का केस था, ठीक है। प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन क्यों है? वो इसलिए है कि प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन ये हमें क्रिसेंडो क्यों सुनाई देता है? जब 20% ब्लड रह जाता है ना आर्टरिया में, लेफ्ट आर्टरिया में, तब आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है तो वो फोर्सफुली, वो एक तंग रास्ते से फोर्सफुली ब्लड को पास करती है। तो जब एक पाइप से जब आप एक चीज पास करोगे तो वो एक आवाज क्रिएट करेगी, ठीक है। एबनॉर्मल साउंड, हम मर्मर की डेफिनेशन क्या है? एनी एबनॉर्मल साउंड दैट इज कॉल्ड मर्मर, ठीक है। तो ये मर्मर हमें सुनाई देगा विद द प्री सिस्टोलिक असेंचुएशन, ठीक है। उसके बाद लाउड P2 हमें सुनाई देगा, लाउड P2 इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन केसेस। वीडियो लंबी हो रही है आई नो, लेकिन ये जो चीजें मैं समझा रहा हूँ ना, ये एक मरतबा अगर आपने देख लिया या लेक्चर ले लिया, दीज थिंग विल नेवर फॉरगेट। एक साल के लिए तो एटलीस्ट आपको ये नहीं बोलने वाली। और अगर भूल भी गई, मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट के साथ, नॉट अ रट्टा, रट्टा नहीं लगवा रहा मैं एक एक चीज को कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ कि यार ये जो मिड डायस्टोलिक मर्मर है ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसकी नेचर क्या है, ये सिस्टोलिक एसेंचुएशन क्या होती है। मैं जस्ट वर्डिंग नहीं बोल रहा, मैं साथ में आपको समझा रहा हूँ ताकि ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर साल बाद आपको ये भूल भी जाती है तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके दिमाग में बैठा होगा कहीं ना कहीं, मेमोरी में कहीं ना कहीं छुपकर ये बैठा होगा। जब कभी आप रिव्यू करोगे इस चीज को, सिर्फ रिव्यू करोगे, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम
द फर्स्ट, शुरू से आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ कि आपने अच्छे से अगर ये लेक्चर ले लिया, आपको बुक पढ़ने तक की जरूरत नहीं है अगर ये मैंने आपने अच्छे से कर लिया। आई एम 100% श्योर कि अगर ये आपने कर लिया तो आपका ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान से ये अगर मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरा गला सूखा भरा हुआ है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन मैं करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? ताकि जो चीज़ मैंने सीख चुका हूँ, वो अगर मैंने एक चीज़ को मैंने 2-3 घंटे लगाकर सीखा है, वो आपको मैं अपनी वर्डिंग में, अपने तरीके से जो कंसेप्ट मैंने गेन किया है, वो आगे मैं वे फॉरवर्ड कर दूँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। आप लोगों के जो घंटे हैं, 3-4 घंटे जो आपने एक टॉपिक पे लगाने हैं, वो आप मैक्सिमम जो है वो आप 50 मिनट या 40 मिनट पे लगा लो। तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल द डिटेल विद कंसेप्ट। ठीक है? अब आ जाओ तो इन्वेस्टिगेशन। तो एक बात याद रखना कि जब इंटरनल मेडिसिन की बात आती है ना, तो आपको केस बनाकर भेज दिया जाता है। केस बनाकर भेज दिया जाता है, आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया और क्वेश्चन में सिर्फ वो 3 चीजें पूछते हैं। ठीक है? कौन कौन सी 3 चीजें पूछते हैं? फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? लो जी, मैंने एक पेशेंट था, ठीक है, वो उसको डिज्नी हो रहा था, एक्सर्शनल डिज्नी हो रहा था, उसकी बलगम में खून आ रहा था, ठीक है, उसको अंजाइना पेन भी हो रहा था, ठीक है, हमने उसकी ईसीजी की, ठीक है, हमें ये फाइंडिंग है, हमने रिज्यूम कर लिया कि भाई इसको क्या कहते हैं ईसीजी, हमने ये तो चलो इन्वेस्टिगेशन में आ गया, इसको रूल आउट करो, ये नहीं हम करें। उसके हमने सिम्टम्स को देखे, हमें पता लगा कि हमने जज किया, हमने रिज्यूम किया कि यार इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, ये केस हो गया। तो आपको एग्जामिनर ने ये पूछ लेना है कि व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो रिमेंबर एनीथिंग, रिमेंबर दिस पॉइंट कि इन्वेस्टिगेशन जो है ऑल वेलुलर डिजीज, नॉट ओनली इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, in all the valvular disease, the investigation of choice is echocardiography, not ECG. ठीक है? इकोकार्डियोग्राफी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, क्यों है भाई? सीधी सी बात है, हमें इको पर हर चीज पता चल जाती है, हमें सिवियरिटी पता चल जाती है, हमें प्लाइबिलिटी ऑफ द लीफलेट्स, प्लाइबिलिटी क्या है, आया कि लीफ ब्लड जो है वो स्मूथ है, सॉफ्ट है या नहीं, मतलब कि कैल्सिफिक है या नहीं। जब कैल्सिफिक होंगे तो वो जो ब्लड का जब फ्लो होगा तो वो जरा भी आपको हिलते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है, हमें तब पता लग जाएगा, जारी बात है कि अगर कैल्सिफिक होंगे तो डेट मीन्स सिवियरिटी ऑफ द डिजीज है, अगर नहीं होंगे तो डेट मीन्स एक्यूट डिजीज है। तो एक्सटेंट ऑफ वेलुलर कैल्सिफिकेशन में नजर आ जाएगी, फ्यूजन ऑफ द कोर्डेट टेंडनी, जो कोर्डेट टेंडनी उनकी जो फ्यूजन है वो नजर आ जाएगी हमें इको पर। ठीक है, उसके बाद हमें जो लीकेज है, ठीक है, वो नजर आ जाएगी कि ब्लड कितना लीकेज हो रहा है कितना नहीं। तो ये सारी चीजें हमें इकोकार्डियोग्राफी पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो एक्सरे, चेस्ट एक्सरे हम करेंगे। अब चेस्ट एक्सरे पर हमें क्या क्या नजर आएगा? तो चेस्ट एक्सरे पे भाई सीधी सी बात है, हमें एनलार्ज लेफ्ट आर्टरियम नजर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं चेस्ट एक्सरे वाली। ठीक है, आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट नजर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले मेरा हार्ट यूं था, ठीक है, यूं था, अब स्ट्रेटिंग कैसे होगी? जब लेफ्ट आर्टरिया जो डायलेट हो जाए ना, तो ये आपका हार्ट कुछ इस तरह नजर आता है एक्सरे में। ठीक है, नजर आ रहा है, ये नॉर्मल था, ये एक्सरे पर आपको स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट आपको नजर आ रहा है, तो आपको एक्सरे पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। तीसरी फाइंडिंग हमें क्या नजर आएगी एक्सरे पर? हमें नजर आएगा कर्ले बी लाइंस। ठीक है, कर्ले, बेटर होगा कि आप जाकर माइट कर्ले बी लाइंस देख लें, गूगल पे आप देख लेना जाके व्हाट आर कर्ले बी लाइंस, तो आपको एक्सरे पे दिखा देगा क्या होती है। ये बेसिकली आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में बेसिकली आपको जो लंग्स में जो क्या कहते हैं, आपकी जो वेस्कुलर होती हैं, उनमें वेनस प्रेशर की वजह से जो आपको जो है वो नजर आ रही होती हैं। बेसिकली आपको वेसल्स, ब्लड उनमें भरा होता है, कंजेशन हुई होती है, तो आपको नजर आती हैं एक्सरे पर। तो दैट आर कॉल्ड कर्ले बी लाइंस, ये आप जाकर एक्सरे से देख लेना, गूगल पे सर्च कर लेना व्हाट आर कर्ले बी लाइंस, तो ये आपको बता देगा। ठीक है, अब आ जाओ ईसीजी पर। तो ईसीजी पर क्या फाइंडिंग नजर आएगी? तो भाई आर्टरिया का मसला है, तो दैट मींस कि पी वेव के साथ मसला हो, सिंपल इज दैट, या तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगी। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन इन सीवियर केसेस होती है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल अगर बंदा आता है एक्यूट में, अगर उसको आर्टरी फिब्रिलेशन भी है, तो क्या नजर आएगा? तो भाई सिंपल सी बात है, आपको नजर आता है बिफिड पी वेव, आल्सो कॉल्ड पी मिट्रेल। हमेशा बात याद रखना कि जो लेफ्ट आर्टरिया की डायलेशन होती है, उसमें आपको जो ईसी बिफिड पी वेव नजर आती है, उसको हम पी मटेरियल कहते हैं। ड्यू क्यों मटेरियल कहते हैं? क्योंकि ये होती ही मटेरियल वेव स्ट्रीम्स की वजह से है। ठीक है, और अगर राइट साइडेड आर्टरिया डायलेट हो जाए तो डेट मी उसको हम कहते हैं पी पल्मोनेल। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम ये नजर कैसे आएंगी? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी नॉर्मल ईसीजी है। ठीक है,
अब बाइफिडेड पी वेव का कैसे क्या मुराद है? बाइफिडेड पी वेव से मुराद इस तरह आपको ये जो पी वेव है नजर आएगी, एम शेप आप कह सकते हो, यूं ये जो है, ठीक है, एम शेप। तो ये आपको बाइफिडेड पी वेव नजर आएगी, ठीक है। अब आ जाओ मैनेजमेंट में। तो मैनेज हमने कैसे करना है इन पेशेंट को? तो भाई सिंपल इज डैट, अगर हम मेडिकल की तरफ आएँ तो जैसी जैसी मैंने सिम्टम्स बताई तो वैसे वैसे हम इसको मैनेज करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर साइनस रिदम है, अगर बंदे को आर्टेरियल फिब्रिलेशन काफ़ी अरसे से है, तो हम उसको हॉस्पिटल में तो रख नहीं सकते ना। तो उसको हम आर्टेरियल फिब्रिलेशन से बचने के लिए हम बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन का इलाज हो गया, ठीक है। हम उसको देंगे एंटीबायोटिक्स। क्यों देंगे? टू अवॉइड फ्रॉम पल्मोनरी इन्फेक्शन। देखो ना, जब कंजेशन हो रही है, लेफ्ट आर्टरी से ब्लड जा रहा है लंग्स में, वहां पर कंजेशन हो रही है। जब कंजेशन हो रही है दैट मींस कि वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने की ज्यादा चांसेस है, वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, तो ये भी मैंने बताया कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है। तो उस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट को एक मरतबा भी आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो जाए, तो याद रखना कि हम उसको थ्रू आउट द लाइफ थ्रोम्बो एम्बोल एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट्स देते हैं, लाजमी देते हैं। फिर हम कभी भी वो रोक नहीं सकते, उनको देना पड़ता है, क्योंकि इन फ्यूचर फिर चांसेस हो सकते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंटी कोआगुलेंट दे सकते हैं, मोस्टली हम वारफारन देते हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रेगनेंसी हम देते हैं, अगर मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन में हम देते हैं हेपेरिन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मोटी मोटी मैंने बता दी हैं, ये आपने याद रखना बीटा ब्लॉक्स। हाँ, और अपने साल्ट रिटेंशन जरूर करनी है, ठीक है, ताकि आपको सिस्टमिक हाइपरटेंशन भी ना हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, तो अब कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उनमें क्या क्या आता है? उनमें ये आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में प्रीक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल माइट्रल कमीशरोटोमी, ठीक है, पीटीएमसी इसको हम कहते हैं, या सादा अल्फाज में अगर मैं इसको कहूँ तो इसको हम बैलून वेल्वोटोमी कहते हैं, माइट्रल बैलून वेल्वोटोमी कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम जो एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द राइट आर्टरियम विया द फीमोरल वेन, ठीक है। वो फिर इंटर आर्टरियल सेप्टम हम बनाते हैं, पंक्चर करते हैं, ठीक है। वो फिर लेफ्ट आर्टरिया में जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा हार्ट है, ठीक है। हम फीमोरल वेन से पंक्चर करते हैं, फीमोरल वेन से कैथेटर डालते हैं, ये हमारा राइट आर्टरी आ गया, ठीक है। यहाँ पर सेप्टम होता है, यहाँ पर हम उसको सुराख करते हैं, यहाँ से हम फिर लेफ्ट आर्टरिया से एंट्री लेते हैं। और अगर तो अब ये जो ट्रीटमेंट है बैलून वेल्वोटमी, ये किन में लागू होता है, किन पेशेंट में? तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया ये है कि सिम्टोमेटिक पेशेंट, सारी बात है सिम्टोमेटिक पेशेंट होंगे। दूसरा क्राइटेरिया है कि उसको मॉडरेट टू सीवियर मेट्रल स्टेनोसिस हो सकती है, 1 सेंटीमीटर लेस देन 1 सेंटीमीटर ओरिफाइस हो सकता है, खैर। लेकिन उसके जो लीफलेट है वो कैल्सिफाइड ना हो, वो प्लायबल हो, कि वो मूविंग हो, ठीक है। जारी बात है, जब वो कैल्सिफाइड होंगे तो ये जो बलून है वो नहीं जा पाएगा आगे फर्दर, तो दैट विल डैमेज योर वेयर्स मोर, ठीक है। तो क्राइटेरिया, मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये कि आपके जो प्लायबल लीफलेट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइसोलेटेड माइट्रल स्टेनोसिस होनी चाहिए, नो माइट्रल रिजेटेशन। पेशेंट कम्स विद माइट्रल रिजेटेशन आल्सो, ठीक है। माइट्रल रिजेटेशन भी हो जाती है पेशेंट को इन सीवियर केसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास? सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास 4 सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लोज वेल्वोटोमी। अच्छा, क्लोज वेल्वोटोमी होता क्या है? क्लोज वेल्वोटोमी, इसमें हम बाईपास नहीं करते, हम सिर्फ इसमें हमें कार्डियोपल्मोनरी बाईपास की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब ये जो क्लोज वेल्वोटोमी है हमने रिप्लेस कर दिया है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल माइट्रल कमीशरोटोमी, जो कि हम पीटीएमसी, जो कि हम आम सादा लफ्जों में जो मैंने ऊपर समझाया बैलून वेल्वोटोमी, उससे हमने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि क्लोज वेल्वोटोमी को हमें डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हम दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दैट इज ओपन वेल्वोटोमी, ठीक है। इसमें हम बाईपास करते हैं, इसमें हम पूरी चेस्ट खोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इज रिक्वायर्ड होता है। इन ये जो हम उन पेशेंट में करते हैं वो है माइट्रल स्टेनोसिस विद कैल्सिफाइड, जिनकी जो वेव्स हैं वो कैल्सिफाइड हो जाती हैं विद लेफ्ट आर्टेरियल थ्रोम्बस। रिमेंबर कि हम उन पेशेंट में ये करते हैं जिसकी कैल्सिफाइड वेव्स हो जाती हैं अलोंग विद प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बस, ठीक है। तो ये हम उनमें करते हैं। तो इस तरह से वो जो थ्रोम्बाई है ये फिर आर्टरिया से भी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आ जाओ तो माइट्रल वेल रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके क्राइटेरिया क्या इंडिकेटेड कहाँ कहाँ पर है? माइट्रल वेल रिप्लेसमेंट। तो इसके क्राइटेरिया ये हैं कि हम बेसिकली अगर मिट्रल वेव एरिया जो है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये किसका क्राइटेरिया है, ठीक है, लेस देन
1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसका ओरिफिस है, ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। एक क्राइटेरिया ये हो गया कि उसको न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 2 विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर डेवलप हो गया, NYHA क्लास 2 along with pulmonary hypertension that is secondary to mitral stenosis, ये डेवलप हो गया है। ये भी क्राइटेरिया है कि हम उस पेशेंट में माइट्रल वेव रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, इसमें था न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन हार्ट फेलियर टाइप 3 along with pulmonary hypertension, ठीक है। तो ये हम उन पेशेंट में कर सकते हैं। और किन पेशेंट में हम माइट्रल वेव रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर उस पेशेंट को माइट्रल स्टेनोसिस प्लस माइट्रल रिजेक्टेशन हो चुका है, ठीक है। और किन किन पेशेंट में हम माइट्रल वेव रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उन पेशेंट में इफ थ्रोम्बस इन लेफ्ट आर्टरियम डिस्पाइट एंटीकोएगुलेशन थेरेपी, हमने एंटीकोएगुलेशन थेरेपी कर भी दी लेकिन वो जो थ्रोम्बस है वो वहां पर मौजूद रहा, हम तब भी जो है पेशेंट को MVR के लिए कंसीडर करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे नहीं लगता था कि इतना ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये मैंने इतना अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। होप सो कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड होप सो कि जो आपके माइट्रल स्टेनोसिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस लेक्चर के बाद कल जो है मैं MCQ जरूर क्लिनिकल सिनेरियोज बनाऊंगा, तो होप सो यू विल आंसर करेक्टली। तो जब हम सारी वेलुलर हार्ट डिजीज कर लेंगे तो एक मेगा मॉक टेस्ट मैं रखूंगा, ऑनलाइन होगा वो, तो वो भी आप दे पाओगे ताकि आपकी प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर हजम हो जाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।